सर आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप प्लीज माइक अनम्यूट कर लें। सर रियाज जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्लास सर। जी जी ठीक है ठीक। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीक में मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। एक मैं आपको छोटी सी इलस्ट्रेशन करवाता हूँ, क्योंकि एक दो पॉइंट्स थे जिनमें स्टूडेंट्स में कॉमनली कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं इस इलस्ट्रेशन से कवर करता हूँ। ये एक ऐसी इलस्ट्रेशन है जिसमें मैंने बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक भी अज्यूम किया हुआ है 5000 केजीज का। अब बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक होता क्या है? ये वो स्टॉक है जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए रखा हुआ है कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टन रिक्वायरमेंट आ जाए तो उस रिक्वायरमेंट को इस स्टॉक से फुलफिल करेंगे। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बफर स्टॉक इज अ स्टॉक that is kept by an organization to meet uncertain future demands of a certain material or goods. तो बफर स्टॉक भी है। यूजेज यूजेज इज 2000 kgs to 8000 kgs पर वीक, यानी हम एक हफ्ते में कम से कम 2000 kg यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8000 kgs को यूज करते हैं एक हफ्ते में। लीड टाइम इज 4 वीक्स टू 6 वीक्स, यानी कम से कम टाइम ऑर्डर प्लेस करने में और गुड्स रिसीव करने में 4 हफ्तों का लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्तों का टाइम लगता है। री ऑर्डर साइज आप सारे जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि जब भी हम ऑर्डर करेंगे हम इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि री ऑर्डर लेवल फाइंड कर दें, मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड कर दें, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज इन्वेंट्री लेवल। तो ये क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो फिर बाद में आप उसके सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सबसे पहली बात, हमें रीऑर्डर लेवल फाइंड करना है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लीड टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम यूजेज 8000 है और मैक्सिमम लीड टाइम 6 है, 6 वीक्स, 4 to 6 वीक लीड टाइम था। तो मैक्सिमम को लिया, यूजेज जो है वो 2 to 8 था तो 8 को लिया। अब ये बन गया 48,000 केजीज। इसका मतलब है कि जब हमारे पास 48,000 केजीज रह जाया करेगा तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर दिया करेंगे। अब ये इस तरीके से हम पहले पढ़ते रहे हैं। अब आज के डाटा में मैंने आपको एक और चीज दी हुई है, बफर स्टॉक। तो याद रखिएगा, अगर बफर स्टॉक क्वेश्चन में हो
तो जो रीऑर्डर लेवल होता है उसमें बफर स्टॉक ऐड करना होता है। तो इट मींस इस सवाल में जो बफर स्टॉक हमने लिया हुआ है वो 5000 केजीज का है, तो ये 5000 केजीज एज अ बफर कैरी होंगे, यानी कि वो स्टॉक है जो हर वक्त हमारे पास एज अ प्रिकॉशन मौजूद है। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल 53,000 केजीज जब रह जाया करेगा तो हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये रीऑर्डर लेवल होगा इन दिस डाटा। तो क्या आपको मैंने आज बताया कि अगर बफर स्टॉक क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो तो जो रीऑर्डर लेवल है वो फॉर्मूला वही होता है, बस जो उसका आंसर आता है उसके अंदर बफर स्टॉक को सिंपली ऐड कर देना है। तो रीऑर्डर लेवल अब इससे ऑनवर्ड आपका 53,000 होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बफर स्टॉक मेंटेन नहीं किया तो रीऑर्डर लेवल 48,000 केजीज का ही होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका ज्यादा से ज्यादा स्टॉक कितना होना चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो इक्वल होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर साइज, यानी आप जब भी मंगवाते हैं कितना मंगवाते हैं, माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम लीड टाइम। ये फार्मूला हमने लास्ट वीक में पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन में हमने रीऑर्डर लेवल कितना रखा, 53,000। रीऑर्डर साइज, क्वेश्चन कहता है कि जब भी मैं मंगवाऊंगा मैं 25,000 केजीज को मंगवाऊंगा, तो रीऑर्डर साइज 25,000 हो गया। into minimum usage is 2000 and minimum lead time is 4 weeks। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 53,000 प्लस 25,000 माइनस 8,000, तो इसका आंसर कितने केजीज बनेगा जी, ये मुझे बताइए। ये जो होगा ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, यानी किसी भी टाइम पे आपका स्टॉक इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 67 या 70, दो आंसर मुझे 70 के आए हैं। एक आंसर मुझे 86,000 का भी रिसीव हो गया है जी। अब आप देख लें कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 53 प्लस 25,000 माइनस 8,000। अगर आप मुझे इस तरह मल्टीपल आंसर भेजेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ठीक कौन सा है। तो फिर इसका मतलब है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। $70,000 केजीज, मेजोरिटी ने 70 भेजा है तो मैं मेजोरिटी के साथ चल रहा हूँ। Okay, this is the maximum stock level. Now the minimum stock level. मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल इज 53,000, एवरेज यूजेज। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज दिया हुआ था, अगर हम चाहते तो हम यहाँ से एवरेज यूजेज फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज यूजेज जो है वो 5000 केजीज का आ जाएगा। इसी तरह जो एवरेज लीड टाइम है वो भी इसी तरह मिनिमम लीड टाइम
4 plus maximum lead time divided by 2. This will be 5 weeks. तो ये एवरेज यूजेज भी आ गया, एवरेज लीड टाइम भी आ गया। 5,000 into 5 25,000, तो 53,000 में से 25,000 लेस कर दें तो ये आ जाएगा जी मिनिमम स्टॉक लेवल। $28,000, ओके। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज इन्वेंट्री लेवल। जी, एवरेज इन्वेंट्री लेवल को भी कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री लेवल, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। ऑर्डर साइज इज 25,000 सवाल में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक इज 5,000। तो इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। जी ठीक है, 17,500। तो ये था जी, अगर क्वेश्चन के अंदर बफर स्टॉक दिया हो तो हमने उस बफर स्टॉक को कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो आपने देखा बफर स्टॉक की वजह से कहाँ कहाँ चेंज आया, रीऑर्डर लेवल चेंज हुआ। जब रीऑर्डर लेवल चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे भी आ गया, मिनिमम स्टॉक लेवल पे भी आ गया और एवरेज इन्वेंट्री पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये फार्मूला जो है वो आपने याद रखने हैं। आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी, फिर इसी तरह ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का। एंड देन एवरेज इन्वेंट्री लेवल, तो ये एवरेज इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज डिस्कस हुई थी, स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। अगर गुड्स है, ट्रेडर है, तो फिर ट्रेडिंग गुड्स होंगी, यानी चीजों की शॉर्टेज या मटेरियल की शॉर्टेज। मैन्युफैक्चरर है तो मटेरियल, ट्रेडर है तो गुड्स। तो स्टॉक आउट का मतलब तो ये हो गया कि चीजों का खत्म होना। अब एक वर्ड होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब है कि जब चीजें खत्म हो जाती हैं तो आपको कितना नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर आपके पास आया, उसने आपसे आके एक चीज डिमांड की, वो चीज आपके पास नहीं थी। तो जब आपके पास नहीं थी आप बेच नहीं सके, और जब आप बेच नहीं सके तो आप उससे अर्निंग नहीं कर सके। तो इट मींस आपकी जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को कहेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। कॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट, तो वो स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्टॉक आउट और स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है।
तो अब कुछ लोग जो है वो रैंडमली नेट से या किसी दूसरे रिसोर्स से तैयारी करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि जो चीज़ें सिलेबस में है वो आपको सारी आती होगी। स्टॉक आउट और स्टॉक आउट की कॉस्ट के हवाले से चीज़ें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप उस पार्ट को ना पढ़ें, ये आपको ICMA में अगले लेवल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ फंडामेंटल्स में हम अभी स्टॉक आउट और स्टॉक आउट कॉस्ट की कैलकुलेशन को नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, थ्योरेटिकली हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट। तो स्टॉक आउट से रिलेटेड कोई और जो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं। अभी आज सुबह मुझे एक स्टूडेंट ने एक MCQ सेंड किया था, वो मुझे वर्डिंग ज़रा चेक कर लेने थे, मैं वो वर्डिंग डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से। वर्डिंग थी स्टॉक आउट arises when too little inventory is held। हमने बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टॉक आउट अराइजेज व्हेन टू लिटिल इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चीज एक्सप्लेन की होती है, आपको सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम इज योर इंग्लिश। अब इस स्टेटमेंट को अगर हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये स्टेटमेंट बता क्या रही है। स्टॉक आउट अराइजेज व्हेन टू लिटिल इन्वेंट्री इज हेल्ड। कहता है स्टॉक आउट तब होता है जब बहुत थोड़ी इन्वेंट्री रखी जाए। तो क्या ख्याल है, अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ आ गई कि स्टॉक आउट तब होता है जब बहुत थोड़ी इन्वेंट्री रखी जाए, तो बताइए फिर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। जी शाबाश, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिर्फ चंद एक बच्चे, दो बच्चे अभी तक मुझे फॉल्स में नजर आए हैं, उनको लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा देखो, कहता है स्टॉक आउट तब होता है जब बहुत थोड़ी इन्वेंट्री रखी जाए। तो जाहिर है शॉर्टेज किसी चीज की तभी होती है ना जब कोई चीज थोड़ी हो। अगर कोई चीज एक्सेसिव हो तो क्या शॉर्टेज हो सकती है? नहीं, क्योंकि शॉर्टेज की डेफिनेशन ही ये है कि शॉर्टेज उस सिनेरियो को कहते हैं जहां जिसकी डिमांड ज्यादा है और वो चीज थोड़ी हो हमारे पास। तो ये सही कह रहा है कि स्टॉक आउट तब होता है जब हमारे पास बहुत थोड़ी इन्वेंट्री हो, हम बहुत थोड़ी इन्वेंट्री रखें। तो अगर हम सफिशिएंट इन्वेंट्री रख रहे हैं तो फिर स्टॉक आउट नहीं होगा। जी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। तो वो जिस बच्चे ने मुझे ये सवाल भेजा था, मैंने उसे कहा था मैं ये आज सारे क्लास के साथ डिस्कस भी कर लूंगा। और जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि वो सेफ्टी इन्वेंट्री की डेफिनेशन ही थी कि सेफ्टी इन्वेंट्री वो होती है जो अनसर्टन डिमांड को मीट करने के लिए रखी जाए। जी, अब हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। हमने जिस दिन ये चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि हमने बहुत सारे इश्यूज हाईलाइट किए थे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। उस दिन हमने एक चीज ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि मटेरियल को रिकॉर्ड कैसे करना है, हाउ टू रिकॉर्ड मटेरियल्स।
हमने उसे अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड कैसे करना है। आपको याद होगा मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने कहा जब मैं मटेरियल्स लिखूंगा ना तो इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल भी और इनडायरेक्ट मटेरियल्स भी, यानी दोनों ही डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो दोनों मटेरियल्स की हम बात करेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है अकाउंटिंग सिस्टम में। अब डबल एंट्री सिस्टम वैसे तो आपने फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत पहले पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि उन्हें कोई डबल एंट्री में थोड़ी कंफ्यूजन हो, तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान से समझें, क्योंकि जिनको आता है उनको तो मैं स्पीडीली भी करा जाऊं तो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं जिनको कंफ्यूजन है। सपोज कहते हैं हमने एक रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ₹30,000। हमने 30,000 का रॉ मटेरियल खरीदा। कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो हम इसकी एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि हमें पता है कि जब हम परचेज करते हैं तो परचेजेज इंक्रीज होती हैं, एसेट बढ़ता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। अगर हमने कैश पे खरीदा है तो जाहिर बात है कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर हमने उधार कर लिया है तो लायबिलिटी बन गई, तो फिर पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों में से एक काम होगा, या कैश दिया होगा या उधार किया होगा, तीसरी सिचुएशन कोई नहीं है। तो कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट कर दें, लायबिलिटी बन गई तो पेएबल को क्रेडिट कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और एंट्री लिखता हूं, परचेज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ₹10,000। अब ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो इसके लिए हमने एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिट ₹10,000, और अगेन अगर कैश दे दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और अगर आपने लायबिलिटी बनानी है, बाद में पैसे देने हैं, तो फिर आप इसकी एंट्री करेंगे पेएबल अकाउंट क्रेडिट। दोनों में से एक काम हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रैक्टिकली ये लफ्जों से एंट्रियां नहीं होती कि परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये वर्ड नहीं लिखा जाता। प्रैक्टिकली कोड नंबर्स आर डेबिटेड एंड कोड नंबर्स आर क्रेडिटेड। जब मैंने आपको कोडिंग सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने कहा था ये कोडिंग इसलिए होती है कि हमने कल को डबल एंट्री करनी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 रॉ मटेरियल्स हैं, तो फिर हर मटेरियल का कोड डिफरेंट होगा, तो जो मटेरियल आपने खरीदा है उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिससे खरीदा है उस सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी पेएबल अकाउंट उस कोड नंबर के साथ क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो ये वर्डिंग नहीं आती, कोड नंबर्स आर डेबिटेड एंड कोड नंबर्स आर क्रेडिटेड। तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स की तादाद ज्यादा होगी, तो फिर जो मटेरियल खरीद रहे हैं उसी को उसी अकाउंट में डेबिट करना है, और इसी तरह जो इनडायरेक्ट मटेरियल खरीद रहे हैं उसको उसी अकाउंट में डेबिट करना है जिससे वो बिलोंग करता है। ऐसा ना हो कि खरीदा क्लॉथ था तो आप उसे थ्रेड के अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, क्लॉथ को क्लॉथ के अकाउंट में एंट्री करनी है, थ्रेड की थ्रेड के अकाउंट में एंट्री करनी है। तो पता ये चला कि जितने मटेरियल होंगे हर मटेरियल की परचेजेस सेपरेट सेपरेट होगी, मिक्स नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो था खरीदने पे हमने ये एंट्री करनी। अब हमने क्यों खरीदा है? अब सपोज कर लेते हैं कि हम शर्ट्स बनाते हैं, हमने कपड़ा खरीदा था, तो जब हमने कपड़ा खरीदा तो क्यों रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो मटेरियल रेक्विजिशन भेजता है स्टोर को कि भाई मुझे इतने मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो आप जिस
डॉक्यूमेंट पे भेजते हैं का इंचार्ज होगा वो साइन स्टैम्प करेगा, तो ये टू प्रोडक्शन वर्किंग प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, यानी जिस मटेरियल को हम इशू कर रहे हैं उस मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, अब सपोज करते हैं 5000 का मटेरियल था जो हमने इशू किया, वो 5000 का मटेरियल था, तो ये 5000 और ये 5000, यानी स्टोर वाले ने ये कह दिया कि मेरे से मटेरियल चला गया और मैंने वो कहाँ पे दिया, वर्क इन प्रोसेस में। यानी वर्क इन प्रोसेस क्या मुराद है कि अब वो कपड़ा था तो वो कपड़ा शर्ट बनने के लिए चला गया, लेकिन अभी शर्ट कंप्लीट नहीं हुई होगी। तो इसलिए जब भी हम प्रोडक्शन को कोई चीज इशू करते हैं तो याद रखिएगा कि वो वर्क इन प्रोसेस में जाना होता है। तो अगर आपको ये एंट्री दिखाई जाए और पूछा जाए ये एंट्री किस चीज की है, तो आपने फौरन इसका जवाब देना है कि इसकी ये है इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट मटेरियल भी होते हैं तो वो भी चाहिए होते हैं, इसीलिए खरीदते हैं, वरना हम खरीदते ही ना। तो अगर इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल हो तो वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसकी क्या एंट्री करेंगे। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि हमने एक इनडायरेक्ट मटेरियल 2000 का इशू करने के लिए रिक्वेजिशन भेजी कि मुझे फलां इनडायरेक्ट मटेरियल 2000 का दे दें। अब उसकी एंट्री क्या होगी। अब क्रेडिट एलिमेंट तो वही है कि मटेरियल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट भी 2000 से ही होगा, लेकिन डेबिट कौन से अकाउंट में होगा ये एक कंफ्यूजन रह गई है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई चीज देते हैं तो वर्क इन प्रोसेस में जाता है, तो ठीक है वो तो हमने पढ़ लिया। अब आपको याद होगा जब हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये तीन चीजें मिलके एफओएच बनाती हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहली दो एंट्रीज का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परचेजेस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हमने क्यों खरीदा, हमने इसलिए खरीदा कि हम इसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे। तो जब हम प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल को यूज करेंगे तो हमने पढ़ा कि वो जो कॉस्ट है वो किसको चार्ज होनी है, वर्क इन प्रोसेस को। तो ये वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट कर दिया और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जो मटेरियल इशू हुआ। इसी तरह जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो हमने एफओएच को डेबिट कर दिया और मटेरियल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये इस तरीके से जी हमने इसकी डबल एंट्री करनी है। तो अभी तक हमने दो बातें सीख ली, खरीदने पे क्या एंट्री होगी और फिर उसे इशू टू प्रोडक्शन जब करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री भी देख ली, इनडायरेक्ट की भी एंट्री देख ली। तो इनको याद भी रखना है, एमसीक्यूज में आपको एंट्री दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए
ये एंट्री किस चीज की है, ये डायरेक्ट मटेरियल की है या इनडायरेक्ट की है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। अच्छा, अब जब हम परचेज साइकिल पढ़ रहे थे तो उस दिन हमने एक डॉक्यूमेंट का नाम पढ़ा था मटेरियल रिटर्न्ड नोट। मटेरियल रिटर्न्ड नोट, और कुछ लोगों को याद हो गया होगा कि ये रिटर्न नोट ये तब होता है जब रॉ मटेरियल वापस आता है। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल अगर एक्सेसिव ले लिया हो तो उसको वापस भेजता है। तो जब वापस स्टोर में वापस पहुंचता है तो अब स्टोर वाले ने एंट्री क्या करनी है। अब मैं आपको रिटर्न की एंट्री सिखाने लगा हूं। तो रिटर्न की एंट्री, अगर आपको इशू की एंट्री आती थी तो रिटर्न की एंट्री सिंपली उसका रिवर्स है। यानी अगर डायरेक्ट मटेरियल सपोज करें 500 का वापस आ गया, 5000 का उसने हमसे लिया था और वो कहता है कि 500 का रिटर्न हो गया, तो इस एंट्री को रिवर्स कर दें। तो एंट्री होगी मटेरियल अकाउंट डेबिट 500 और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 500। तो ये जी रिटर्न की एंट्री है। तो अगर आपको इशू की एंट्री आती है तो उसी को रिवर्सल एंट्री हो जाए तो वो वापसी की एंट्री हो जाएगी। और इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ है तो एंट्री क्या होगी, मटेरियल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मटेरियल स्टोर को वापस मिला तो एसेट इंक्रीज किया तो मटेरियल अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। तो ये रिटर्न की एंट्री मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी देता हूँ, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। तो उसकी एंट्री होगी मटेरियल अकाउंट डेबिट, कौन सा मटेरियल, जो मटेरियल आप ला रहे हैं, सपोज करते हैं 500, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। और इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, उसकी एंट्री क्या होगी, मटेरियल अकाउंट डेबिट, यानी जौन सा मटेरियल आया वो वाला अकाउंट डेबिट हुआ और फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उनमें कमी आई। सपोज कर लेते हैं 100 का रिटर्न हुआ था तो 100 से हम उसकी एंट्री कर देंगे। तो ये जी रिटर्न की एंट्री का भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। तो ये जर्नल एंट्रीज थी जो हम रिकॉर्डिंग के वक्त काम करते हैं। अब इसके बाद एक आखिरी चीज जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड रह गई है वो है इसका लेजर। अगर मैं मटेरियल्स का टी अकाउंट बनाऊं तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है, और ये मटेरियल्स का अकाउंट है। और इसको टी अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप टी जैसी है। ये सब लोगों को पता होता है कि इसकी शेप टी है तो इसलिए ये टी अकाउंट कहलाता है। तो मैं आपके नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूँ कि इसको हम टी इसलिए भी कहते हैं, दिस इज द टूल, टूल ऑफ एन अकाउंटेंट। ये एक अकाउंटेंट का टूल है। अकाउंटेंट को कोई भी चीज चाहिए वो फौरन लेजर से देख के बताता है और लेजर को ही टी अकाउंट कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर टी अकाउंट ना हो, ये लेजर ना हो तो अकाउंटेंट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकेगा। तो ये जिस तरह एक मैकेनिक के टूल होते हैं इसी तरह ये टूल ऑफ अकाउंटेंट है, तो इसलिए इसको टी अकाउंट कहते हैं। अच्छा खैर, अब इस पे वापस आते हैं। आपको सबको पता है कि इसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। और ये मटेरियल जो है ये एसेट नेचर रखते हैं, इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे होता है। फिर जो हम नया खरीदते हैं वो यहाँ आ जाता है परचेजेस,
और अगर हम कभी परचेजेस रिटर्न कर दें यानी सप्लायर को वापस कर दें तो वो फिर यहाँ आ जाता है इस साइड पे। इसी तरह इशूड टू प्रोडक्शन, तो वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है, तो वो वर्क इन प्रोसेस के नाम से ये आपने इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स है। और इसी तरह अगर एफओएच लिखा होगा लेजर के अंदर तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल को शो करेगा, क्योंकि आपने एंट्री क्या की, ये एंट्री आपने की है ऊपर, आपने एंट्री ये की है जब आप इशू टू प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपने एंट्री की वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, यानी मटेरियल के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होगी और किसकी वजह से होगी, वो वर्क इन प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने मटेरियल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री की और वो एंट्री किस वजह से हुई, वर्क इन प्रोसेस की वजह से। तो इसी तरह एफओएच भी मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट करता है, तो किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अगेंस्ट। तो ये क्रॉस रेफरेंस लिखना होता है। आपको पता है कि अपने अकाउंट के अंदर अपना नाम कभी नहीं आता, हमेशा दूसरे अकाउंट का रेफरेंस आता है कि कल को चेक करना पड़ जाए तो हम जाके वो वाला लेजर खोलें तो वहां पे हमें डेबिट साइड पे चीजें नजर आ रही होंगी, जो इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चीजें हैं वही चीजें हमें दूसरे अकाउंट की डेबिट साइड पे नजर आ रही होंगी। तो यही सारी बातें फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल में आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं। अच्छा जी, तो ये दोनों क्या थे, इशू टू प्रोडक्शन, ये दोनों एंट्रियां किसको शो कर रही हैं, इशूड टू प्रोडक्शन। यानी हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो वो वर्क इन प्रोसेस के नाम से आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से आ जाएगा। अच्छा, अगर रिटर्न हो जाए तो डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो तो आपने एंट्री की थी मटेरियल अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से डेबिट हुआ, इसकी वजह से। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो तो मटेरियल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये दोनों जो एंट्री हैं ये है रिटर्न की, रिटर्न ऑफ मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न होगा तो वर्क इन प्रोसेस, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हुआ तो एफओएच। और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होगा और एट द एंड आपका लेजर टैली करना चाहिए, तो ये लेजर टैली हो जाएगा। अब इस लेजर से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, आपने याद ये रखना है कि इस लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आता है। तो वेरी सिंपल लॉजिक, मटेरियल एसेट है, हमारे पास जो मटेरियल पड़ा होता है वो एसेट है, एसेट की नेचर एक्सपेंस होती है यानी वो डेबिट नेचर रखता है, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस पे डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे जाएगा। जो हम इसमें ऐड करेंगे वो डेबिट साइड पे ऐड होगा और जो हम इससे लेस करेंगे वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आप देखें डेबिट साइड पे सारी वो चीजें हैं जिसमें मटेरियल इसमें आ रहा है और क्रेडिट साइड में सारी वो चीजें हैं जिसमें मटेरियल जा रहा है, बेशक प्रोडक्शन को जाए बेशक सप्लायर को वापस करें। तो ये अकाउंट एट द एंड टैली होना चाहिए। अब सम टाइम एग्जामिनर ये करता है कि आपको ये सारी फिगर्स प्रोवाइड कर देता है और कहता है मुझे ये बता दें कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेंगे, वो लेजर बैलेंस हमें करना आता है। कोई एमसीक्यू आएगा तो उसमें आपको मैं ये दोबारा बना के बैलेंस करके दिखा दूंगा। तो जिन लोगों को अभी लेजर बैलेंस जहन से निकला हुआ है वो अभी टेंशन ना लें, वो जब एमसीक्यू आएगा आपके सामने इसी तरह लेजर बनाऊंगा और लेजर बना के फिर बैलेंस करना आपको सिखा दूंगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जी, ये जो आपका मटेरियल का लेजर है। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा है कि सर ये परचेजेज और मटेरियल सेम चीज होती है, तो आपने परचेजेज क्यों लिखा। बेटा बेसिकली ना यहाँ पे आना था कैश, मैंने परचेजेज का वर्ड इसलिए लिखा कि आप लोग फिर ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये परचेजेज
मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि ये नया खरीदा है। अब अगर कैश पे खरीदा है तो यहाँ कैश आएगा, और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो ये पेएबल होगा, तो ये याद रखिएगा। परचेजेस जस्ट मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता रहे कि ये मैंने नया खरीदा है। तो ये बेसिकली जो असल इसकी चीज़ है वो कैश या पेएबल आना था। अगर कैश पे खरीदा है तो कैश आ जाना था, पेएबल है तो पेएबल आ जाना। और जिन्होंने कहा है ना रिपीट कर दें, तो आपको पता है अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके गूगल क्लास में अपलोड कर देता हूँ, आप उसको दोबारा सुन लीजिएगा रिवाइंड करके। आज हम स्टोर लेजर कार्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड जो है ये मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट दिखाया था। इसके 4 कॉलम होते हैं। ये पहला डेट का है, दूसरा परचेजेस का होगा, तीसरा कॉलम जो है वो इशू और सेल, और चौथा कॉलम जो है ये बैलेंस का होगा। और फिर इनको फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये जो पहला कॉलम होता है ये यूनिट्स को बताता है, ये पर यूनिट कॉस्ट को बताता है, और ये टोटल कॉस्ट को। जिन लोगों ने ये फॉर्मेट याद कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था आप इनको बना के चेक कर लीजिएगा, तो उनको तो ये आता होगा, यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। इसी तरह यूनिट्स बैलेंस में भी पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो ये स्टोर लेजर कार्ड का एक बेसिक सा लेआउट होता है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एक कंपनी है, उस कंपनी का ये डाटा है। ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च को 10 यूनिट थे, 20 की कॉस्ट थी पर यूनिट। अब देखें मैं इसको स्टोर लेजर कार्ड में कैसे लिखता हूं। तो मैं बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में 10 यूनिट लिखूंगा और पर यूनिट कॉस्ट 2 होगी। तो यहाँ बैलेंस में मैंने लिखा 10 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट 2, टोटल कॉस्ट विल बी 20, मल्टीप्लाई किया जस्ट। तो ये जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया कि ये वो बैलेंस है जो शुरू में मेरे पास था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो क्वेश्चन देखते हैं। रिसीट्स हैं, रिसीट्स का मतलब है परचेजेस। तो 2 मार्च को मैंने कुछ खरीदा 70 यूनिट 2.2 पे, तो इसको मैं परचेजेस वाले कॉलम में लिखूंगा। 70 यूनिट्स बाय किए एट द रेट 2.2, तो कितनी कॉस्ट बनेगी ये 70 इंटू 2.2। $154। इसका मतलब है बैलेंस में मेरे पास ऑलरेडी 10 यूनिट पड़े हुए थे जो मैंने 2 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, और अब मैंने 70 और खरीद लिए जो मैंने इस रेट पे खरीदे हैं, और उनकी कॉस्ट ये है। तो ये मेरा बैलेंस हुआ, यानी 2 मार्च को जो मेरा बैलेंस है वो बैलेंस मेरा इतना होगा। 80 यूनिट्स हैं, लेकिन 10 का रेट ये है और 70 का रेट ये है। देन 3 मार्च को मैंने इशू किया 40 का, 3 मार्च को मैंने इशू किया। तो इसका मतलब है कि अब 3 मार्च को मैं इशू करूंगा, तो ये इशू वाले कॉलम में मैंने 40 इशू करने हैं। अब बच्चों बात गौर से सुनिएगा,
अब जब मैंने इशू करने हैं तो वो 40 कौन से होंगे, ये 40 कौन से होंगे। अब ये मसला है, हमें ये तो पता चल गया कि 3 मार्च को हमने 40 यूनिट इशू करने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वो 40 कौन से हैं। कि सर 10 ये वाले ले लें और 30 अगले में से ले लें तो 40 हो जाएंगे। हो सकता है एक ऑप्शन ये आ जाए कि नहीं सर 70 में से 40 ले लें और बाकी बचे रहेंगे हमारे पास। तो अब सुन लें कि आपने कौन सा रूल फॉलो करना है। जो रूल है वो 3 रूल हैं जो हमने पढ़ने हैं। हम आज सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप सिर्फ इतना आज समझेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन का मतलब है जो पहले आया पहले उसे बेचेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहले जो आया है, पहले जो अंदर आया इस स्टोर में, उसको पहले बाहर निकालना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब है जब मैंने 40 बेचने हैं तो मैं पहले 10 वो बेचूंगा जो पहले से आए हुए थे, तो मैंने वो बेच दिए। और 40 टोटल देने थे तो मैंने 30 और देने हैं और वो मुझे यहां से देने पड़ेंगे। 30 इंटू 2.2 तो 66 ये हो गया जी। स्क्रीन पे देखें, ये 10 तो सेल हो गए, चले गए। इस 70 में से भी 30 चले गए तो बैलेंस बचा 40। और किस रेट वाला बैलेंस बचा है? 2.2 पे। तो 40 को जब 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 88 होगा। तो 3 मार्च को हमारा जो बैलेंस होगा वो 40 यूनिट्स होंगे एट द रेट ऑफ 2.2। तो टोटल कॉस्ट बनेगी 88। अब 3 से अगली एंट्री पे चलते हैं। 4 मार्च को हमने दोबारा रिसीव किए, ये देखें ये लिखा हुआ है 4 मार्च को रिसीट्स हैं 50 यूनिट्स की और इस रेट पे। तो इसको मैं अब स्टोर लेजर कार्ड में एंटर करता हूं। 4 मार्च को 50 यूनिट्स हमने रिसीव किए 2.3 पे। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2.3, आंसर इज 115। अब इस दिन बैलेंस क्या बचा? इस दिन बैलेंस में 40 यूनिट मौजूद हैं, वो तो पड़े हुए हैं, और मैंने 50 और बाय कर लिए, उनका रेट मुझे 2.3 मिला, तो 115 कॉस्ट आई। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? इशू किए हैं 5 मार्च को 70 यूनिट। तो यहां लिखूंगा 5th 70। अब कौन से 70? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए। तो पहले 40 ये जाएंगे। अब 70 देने थे तो 40 ये वाले हो गए, तो बाकी कितने बचे? 30, और वो होंगे 2.3 वाले 69। अब बैलेंस क्या बचा? 40 तो बिक गए, 50 में से भी 30 चले गए, तो 20 बचे 2.3 वाले, तो 46 कॉस्ट आ गई। ये जो काम आपके सामने हुआ है जिसमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन हो रही है फॉरेन रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये जो डॉक्यूमेंट बना है इस डॉक्यूमेंट का नाम है स्टोर लेजर कार्ड। क्योंकि इसमें डेट वाइज ट्रांजैक्शन हुई है तो इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। ये भी हमने उस दिन पढ़ा था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो होता है जो डेट वाइज ट्रांजैक्शंस करता है, डेट वाइज अपडेशन होती है स्टॉक की। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाया। तो देखिए हमने सीखा क्या कि जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम बैलेंस में लिख देंगे। उसके बाद जो रिसीट्स आएंगी जिस रेट पे होंगी हम उसको रिसीट्स के कॉलम में लिखेंगे, परचेजेस में, और फिर जाहिर है वो बैलेंस में भी ऐड होंगी। और जैसे जैसे हमने इशू करने हैं तो इशू करने से पहले आपने सवाल देखना है कि आपने ये कौन से यूनिट पहले इशू करने हैं। इफ देयर इज अ पॉलिसी टू इशू फर्स्ट यूनिट्स इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर आपकी पॉलिसी ये है तो आप पहले उसे बेचेंगे या उसे इशू करेंगे। इशू और सेल
अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप प्रोडक्शन को इशू करते हैं, इसलिए इशू का वर्ड है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप बेचते हैं, तो ये इसलिए इसको लिखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले वालों को पहले बेचना है, पहले इशू करना है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या जाएगा? आपने यही काम एफएफए में भी किया हुआ है, तो आपको याद होगा कि एफएफए में हमसे क्या पूछा जाता था। एक तो वो नॉर्मली पूछता था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दें। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो आखिरी दिन बचा, तो आखिरी दिन यूनिट्स आपके पास हैं 20, अब वो आपसे उनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब है आंसर होगा ₹46। तो ये 46 जो है ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट ऑफ इशू इन द मंथ, यानी ये जो मंथ है, इस मंथ में जो इशू हुआ उसकी कॉस्ट बताएं। तो इशू क्या हुआ? इशू हुए 40 ये यूनिट, तो इन 40 की कॉस्ट ये है, और 70 ये वाले, तो इन 70 की कॉस्ट ये है। इसका मतलब है कि अगर हम इन सब को जमा कर लें, यानी 20 प्लस 66 प्लस 88 प्लस 69, तो ये होगा जी पूरे महीने में, यानी जो भी डाटा हमें दिया हुआ था उस डाटा से जो टोटल इशू हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इसकी कॉस्ट बन गई जी 243। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे ₹243। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपने करना ये है कि सबसे पहले देखना रिक्वायर्ड क्या है, और बहुत सारे एमसीक्यूज जुबानी भी हल हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप ये पूरी वर्किंग करें, लेकिन बेस्ट होता है कि आप वर्किंग कर लें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अब कुछ लोग मासूम होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि क्या 2 नंबर के लिए इतना बड़ा सवाल आएगा, इतना टाइम लगेगा। तो ये टेंशन आपने नहीं लेनी, आपका जो पेपर होगा वो वेल मैनेज्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 के 50 सवाल यही दे देंगे कि लो बेटा करो। कुछ सवाल अगर लेंथी होंगे तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, तो टाइम वेल मैनेज्ड होगा। तो आपने इस तरह की टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ सवाल हल करना है। तो आप चाहें तो इसको बगैर वर्किंग के भी कर सकते हैं। अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप जुबानी कैलकुलेशन कर लें, जैसे अक्सर स्टूडेंट होते हैं कि सर ये चले गए, ये रह गए, ये चले गए, ये रह गए, वो जुबानी कर लेते हैं, तो आप वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि देयर इज नो शॉर्टकट, तो आपने इसको इसी तरह, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है और रिसीट्स और पेमेंट्स, रिसीट्स और इशू को देख के बैलेंस फाइंड करना है। जिन लोगों पहले ये पढ़ा कि अगर बफर स्टॉक दे दिया जाए किसी क्वेश्चन में, तो रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, मैक्सिमम स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, मिनिमम स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है। फिर हमने स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, और स्टॉक आउट के हवाले से एक छोटा सा स्टेटमेंट को डिस्कस किया। फिर हमने डेबिट क्रेडिट स्टार्ट किया कि जब हमने रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसकी एंट्री कैसे होगी। फिर हमने उसको इशू टू प्रोडक्शन किया, तो हमने उसकी एंट्री सीखी कि वो कैसे एंट्री होनी है रिटर्न की। देन हमने जो है ये मटेरियल का लेजर देखा, और मटेरियल के लेजर के बाद हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाया। और स्टोर लेजर कार्ड क्या होता है? इसमें परचेजेस होती हैं, यानी रिसीट्स, इशूज और बैलेंस। और इशू करते वक्त ये देखना होता है कि कौन सी पॉलिसी के तहत इशू कर रहे हैं। तो हमने आज जिस पॉलिसी को डिस्कस किया उस पॉलिसी का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जी, यहां तक हमने आज ये सारा काम किया है। कल इंशाल्लाह हम लास्ट इन फर्स्ट आउट और एवको मेथड देखेंगे।
कि वो क्या चीजें हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस को एक नजर देखूं। एक बच्चे ने कहा है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप बनाएंगे। तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद आएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के टॉपिक में हमने पढ़ना है। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आप बेफिक्र रहें। मैं आपको एग्जाम के हवाले से और कोर्स के मुताबिक हर चीज़ कवर करा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, जहां होगा वहां जरूर करेंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है सर एफओएच और वर्किंग प्रोसेस नेचर में क्या है, तो सुन ले जी। एफओएच जो है वो एफएफए में आपने जो नेचर पढ़ी थी ना, जब आप रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखते हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि किसी भी चीज की जो एंट्री करनी है वो या एसेट होगा या लाइबिलिटी होगी या कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने 5 हेड बताए। तो इन पांचों हेड में से एफओएच किस हेड के तहत जाएगा, तो सुन लें, एफओएच इज एक्सपेंस। अब ये वाला एक्सपेंस मेरे वाला एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस कुछ और है, एफएफए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंस कुछ और है। तो इसलिए ये एफएफए में के लिहाज से, यानी जिसके तहत हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, नहीं है ये रेवेन्यू नहीं है, तो ये एक्सपेंस है। तो एफएच की नेचर हुई एक्सपेंस। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस की नेचर एसेट होती है, याद रखिएगा। वर्क इन प्रोसेस की नेचर एसेट है, ये एमसीक्यू भी आता है। अच्छा, एसेट क्यों है? जब आप छोटे थे, एफएफए आपने पढ़ी, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वहां पे एसेट की एक डेफिनेशन होती थी। एसेट उस चीज को कहते हैं जो फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देता है। एसेट इज एनीथिंग व्हिच जनरेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द एंटिटी। तो आपने इससे मिलती जुलती डेफिनेशन एसेट की पढ़ी होगी। तो देखें, ये वर्क इन प्रोसेस क्या है? हमने कपड़ा लिया, उससे हम बनाएंगे शर्ट, लेकिन शर्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो इन बिटवीन स्टेज है वो वर्क इन प्रोसेस है। उस वर्क इन प्रोसेस ने कल को फिनिश गुड्स बनना है और उस फिनिश गुड ने कल को सेल होना है। तो इसका मतलब है ये वो चीज है जो फ्यूचर वर्क इन प्रोसेस की नेचर जो है वो आपकी एसेट की नेचर है। जी बिल्कुल, 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे। 3 सवाल 10 मार्क्स के होते हैं, वो आपको मैंने शुरू में इंट्रो में बताया हुआ है, और वो आखिर पे जाके सिलेबस के एंड पे देखेंगे कि वो किस तरह के आते हैं। तो अभी आपका काम है सिर्फ फोकस्ड होके ना पढ़ते जाना है, इधर उधर नहीं देखना। पीरियोडिक सिस्टम में मटेरियल को परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? बेटा रिकॉर्डिंग तो होनी होनी है, बस ये होगा कि रिकॉर्डिंग रोज नहीं होगी। पर पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क ये था कि रिकॉर्डिंग होती थी लेकिन डेली नहीं होती थी, आखिर पे जाके चेक कर लेते थे। तो पिछले लेक्चर सुन लिया करें या बुक पढ़ लिया करें। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा मासूम सा सवाल पूछा है कि अगर सर हम परचेजेस करते हुए, अगर हम परचेजेस करते हुए चेक से पेमेंट करें, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो बेटा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सारा पढ़ा हुआ है, मेरा ख्याल है आप चेक कर रहे हैं कि सर को पता है कि नहीं। जी, तो चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कोर्स आउटलाइन, कासिम अली पूछ रहा है कि जी कोर्स आउटलाइन बता दें। कोर्स आउटलाइन आईसीएमए की वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहां से जाके देख लें, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने वैसे गूगल क्लास में अपलोड की हुई है, गूगल क्लासरूम में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आईसीएमए की वेबसाइट इज द बेस्ट प्लेस।
चले जी, आज के सारे क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं। आपका काम है, आपने इसे रिवाइज करना है। अगर कुछ सुनने की ज़रूरत है तो उसे सुन लीजिएगा गूगल क्लास से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह मिलते हैं।